वर्दी के सम्मान पर चोट लगी है। अब तक आपने सुना होगा कि पुलिस अपराधियों के घर की तलाशी लेने जाती है, लेकिन यहां पुलिस जब अपराधी के घर सर्च ऑपरेशन करने पहुंची तो खुद की तलाशी देकर वापस आई। बाढ़ के पंचमहला में अपराधियों के गुर्गों ने पुलिस वालों को ऐसा चेक किया जैसे वो किसी वीआईपी के सुरक्षा घेरे में घुस रहे हो। फोर्सफुली हमारे कांस्टेबल से छीन करके लेकर चलाया गया था। पुलिस के साथ अगर किसी ने ज्यादती की तो पुलिस उसका हिसाब करेगी और मुकम्मल हिसाब करेगी। वाह रे बिहार पुलिस, अपराधियों के सामने घुटने टेकने की ऐसी नायाब मिसाल शायद ही दुनिया के किसी कोने में मिले। मामला बाढ़ के पंचमहला का है, जहां पुलिस फायरिंग के आरोपी सोनू मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन वहां जो हुआ उसे देखकर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। बिना वारंट का भी सर्च किया जा सकता है, आप पता कर लीजिए। नियम कहता है कि पुलिस अपराधी के घर की तलाशी लेगी, लेकिन यहाँ सोनू मोनू के गुर्गों ने नया संविधान लिख दिया। कहा पहले अपनी जेबें चेक कराओ, फिर हमारी तलाशी लो। फिर क्या, हमारे खाकी के शूरवीर एक एक करके लाइन में लग गए। अपराधियों के गुर्गों ने पुलिस जवानों को ऊपर से नीचे तक टटोला, तलाशी ली। जब तसल्ली हो गई कि पुलिस वाले मासूम हैं और कोई खतरा नहीं है, तब जाकर उन्हें घर के अंदर एंट्री का पास दिया। उसमें जो है थानाध्यक्ष जो है वो जो सर्च एंड सीजर के प्रोसीजर्स है उसका अनुपालन करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी क्रम में ये वीडियो जो है वायरल हुआ है। इसे कहते हैं आज्ञाकारी पुलिस। अपराधियों का ऐसा खौफ कि जवान उफ तक नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था मानो पुलिस छापेमारी करने नहीं बल्कि अपराधियों के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने गई हो। इस घटना के बाद राज्य के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने इस पर उचित कार्रवाई की बात कही है। पुलिस के साथ अगर किसी ने ज्यादती की तो पुलिस उसका हिसाब करेगी और मुकम्मल हिसाब करेगी। अब जनता के जहन में भी कुछ तीखे सवाल कौंध रहे हैं। क्या पुलिस ने अपराधियों के सामने टेके घुटने? अपराधियों के सामने तलाशी क्यों दे रही पुलिस? पुलिस ने ड्यूटी निभाई तो अपराधियों पर कार्रवाई कब? खाकी के अपमान का बदला कब लेगा पुलिस प्रशासन? इन सवालों का जवाब बिहार की जनता मांग रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में जवाबदेही कब तक तय होती है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर बाढ़ से आ रही है, जहां पर बाढ़ फायरिंग और तलाशी के मामले में पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। हाथीदह और पंचमहला थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस की तलाशी से खाकी पर सवाल उठ रहे थे और इसी मामले में अब कार्रवाई देखिए होती हुई, जिसमें अब निलंबित किया गया है हाथीदह और पंचमहला मामले में, जहां पर हाथीदह और पंचमहला थाना प्रभारी निलंबित हो चुके हैं। सोनू मोनू गैंग की तरफ से तलाशी की तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद लगातार खाकी को लेकर क्या अपराधियों में और आपराधिक तत्व के लोगों में डर खत्म हो गया, यह सवाल उठ रहा था। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन जब कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो सवाल उठना लाजिमी है। मामला समस्तीपुर के बथुआ बुजुर्ग गांव का है, जहां एक घरेलू विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस खुद ही विवादों के घेरे में आ गई। ऑन ड्यूटी वर्दीधारी जवान शराब के नशे में टुल नजर आए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी देखिए, ये बीके सिंह का नाम है। ये तस्वीरें देखिए समस्तीपुर के बथुआ बुजुर्ग गांव की। यहाँ पुलिस पहुंची तो थी एक घरेलू विवाद को शांत कराने, लेकिन जो तमाशा हुआ उसने खाकी को दार-दार कर दिया। देखिए गाड़ी भगा रहे, देखिए कैसे, देखिए इन लोग को देखिए, देखिए गाड़ी भगा रहे हैं। रोको गाड़ी में खड़ा हो। जिस पुलिस के कंधों पर बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने का जिम्मा है, वही पुलिस ऑन ड्यूटी शराब के नशे में लड़खड़ाते नजर आई। देखिए यही है, देखिए देखिए मार रहे हैं बंदूक निकाल के। देखिए साहब ऑन ड्यूटी थे, बदन पर वर्दी थी,
लेकिन होश गायब था। नशे में टुन्न इन जवानों को न तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहा, न ही वर्दी की गरिमा का। ग्रामीणों ने न सिर्फ इनका विरोध किया बल्कि इस पूरे कारनामे का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। देखिए देखिए यही है, देखिए जो मार रहे हैं बंदूक निकाल के, देखिए दारू पी के आए हुए हैं। बाप बेटा में झंझट हुआ, 112 को टीम को बुलाया गया। बुलाने के क्रम में जो है वो लोग पहुंचे, हम ही पे जो है ध्वस्त खाने चालू कर दिए, धक्का मुक्की, और दारू पी के टुल थे। हम लोग उनको रोके तो वो गाड़ी चढ़ा के एक दो को पैर पर वहाँ से निकल गए। एक दो बच्चा भी कुछ ला जाता उसमें। अब बताओ, सुलझाने तो आए थे घरेलू विवाद, लेकिन खुद ऐसा उलझे कि अब अपनी नौकरी बचाने के लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि घटना स्थल से तो किसी तरह भाग निकले, लेकिन सबूतों से कैसे भाग सकते हैं। ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर शिकायत की तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। फिर क्या, अपराधियों की तरह पुलिस कर्मियों को भी थाने में बिठा लिया गया। जिन पदाधिकारी के विरुद्ध ये आरोप लगे थे उनको तत्काल जो है रखा गया है अभी थाने में ही उनको, और आवेदन प्राप्त करके जो वादी थे इस शिकायत की हम लोग अग्रतर जो है उनका मेडिकल जांच कराने के लिए ले जा रहे हैं तथा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल उठता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता न्याय की गुहार किससे लगाए। शराबबंदी की धज्जियां उड़ाते इन पुलिस वालों पर अब आला अधिकारी आगे क्या कार्रवाई करते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। पटना के होटल में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, ये सवाल एक बार फिर से खड़ा हो चुका है, क्योंकि पटना के एक होटल के कमरे में आधी रात में शराब के नशे में लड़की से छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है, लेकिन इस वारदात ने कई सवाल तो जरूर खड़े कर दिए। होटल के कमरे में छात्रा से छेड़खानी, पिता के सामने बेटी से छेड़छाड़, आधी रात में शराब के नशे में वारदात। पटना के रूपसपुर में होटल हिडन विला का कमरा नंबर 103। यह वही कमरा है जहां बेगूसराय की एक बेटी अपने पिता के साथ ठहरी हुई थी। लड़की पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने के लिए होटल में रुकी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि होटल में ही दरिंदे शिकार की तलाश में है। साजिश तभी शुरू हो गई जब होटल के कमरे का गेट लॉक नहीं हुआ और आधी रात में एक युवक शराब के नशे में लड़की के कमरे में दाखिल हो गया। युवक ने पिता के सामने ही लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा। छात्रा के शोर मचाने पर होटल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। 12:48 में एक लड़का दारू पी के मेरे रूम में घुस गया और मेरे बगल में मेरी बेटी सोई हुई थी, उसको हाथ पकड़ के खींच के बाहर लाना चाह रहा था। उतने में मेरा नींद खुल गया। हम बोले अरे क्या बात है, काहे मेरे रूम में पैसा तुम? तो बोला कि आपको बेल बजाए उतना काहे न उठे? हम बोले 1 बजे रात को मेरा बेल काहे तुम बजाए मेरे रूम का? इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर थाना जिला पटना का रहने वाला है। इसकी इसमें गिरफ्तारी की गई है और इसमें अन्य जो 1-2 और अभियुक्त हैं, जिसमें वादी के द्वारा कहा गया है कि वो लोग भी इसमें सम्मिलित थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़ित लड़की के पिता ने घटना के बाद रूपसपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। ये घटना होटल के कर्मचारियों द्वारा किया गया है, जिसमें पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। रितेश नाम का युवक गिरफ्तार हुआ है, जिसमें आरोप लगा है कि वह सोए हुए थे और उनकी पुत्री को होटल के अंदर सोने के हालात में हाथ पकड़कर खींचकर बाहर ले जाने लगा। छेड़खानी की गई। होटल में छेड़खानी की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे? होटल के कमरे में आरोपी कैसे दाखिल हो गया? क्या पटना में होटल लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं? क्या होटल में सुरक्षा भगवान भरोसे है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गोपालगंज में गंडक नदी पर बने पुल डैमेज हो चुकी है। स्पैन में दरारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पहले सिर्फ 5 नंबर पाया के पास स्पैन में दरार आई थी, लेकिन अब
5 जगहों पर स्पैन में गैप आ चुकी है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने यह कहा है कि पाया संख्या 12 और 13 को जोड़ने वाली स्पैन भी लगभग 12 इंच से ज्यादा गैप इसमें आ चुका है। विशेषज्ञों की टीम पुल की मरम्मती के लिए अब बुलाई गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुल पर फिलहाल लोहे के बैरियर लगाकर बड़े वाहनों के परिचालन को एहतियाती तौर पर रोका गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 549 करोड़ की लागत से गंडक नदी पर इस पुल का निर्माण करवाया था। मार्च 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था। 1 दशक में ही पुल का स्पैन डैमेज हो गया और बड़ी गाड़ियों का परिचालन ठप। पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। नदी के महासेतु में दरारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले पाया नंबर 5 पर स्पैन में दरार आई थी, लेकिन अब 1, 2, 3, 4, 5 पिलर के पास स्पैन में दरार आ गई है। तकरीबन 8 से 10 इंच की दरारें आई है और अलग अलग 5 पिलरों के पास स्पैन में दरारें आने के बाद भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक गंडक नदी के इस महासेतु में पिलर के पास स्पैन में दरार आ रही है, उससे वाहनों का परिचालन धीरे धीरे बंद होता नजर आ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने एहतियातन तौर पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक स्पैन में दरार आ रही है, गैपिंग आ रही है, उससे कभी भी इस पुल पर बड़ा हादसा हो सकता है। आपने देखा होगा कि बिहार में किस तरह से भागलपुर में विक्रमशिला का जो सेतु है, उस सेतु का स्पैन गिरा था। उसके बाद अररिया में परमान नदी पर बना महासेतु का भी पिलर जो था वो क्रैक कर गया था और उसके बाद ठीक गोपालगंज में इस गंडक नदी पर बना महासेतु का 1, 2 नहीं बल्कि 5 स्पैन में गैपिंग बढ़ गई है और इस गैपिंग की वजह से पुल पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने कहा है कि पुल की लगातार निगरानी रखी जा रही है और जब तक एनआईटी पटना की टीम और पुल निगम के विशेषज्ञों की टीम नहीं आती है और अपनी रिपोर्ट नहीं देती है, तब तक इस पुल पर बड़े वाहनों का परिचालन नहीं होगा। फिलहाल 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का ही परिचालन किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से गैपिंग आई है और 1, 2 नहीं बल्कि 5 पिलरों के पास, उससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि इस पुल का निर्माण 2016 में पूरा हुआ था और तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। तकरीबन 10 साल के अंदर में इस पुल पर क्रैक होना और स्पैन में गैपिंग होना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। तो जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरसीडी हमारे पास आए तो और कहा कि सर एक सीरियस इशू है, तो हमने कहा कि उसका निरीक्षण बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इस पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित करते हैं। और इस घटनाक्रम को हुए लगभग 5 दिन हुए और कल मैंने इस पुल का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण ऊपर भी किया, पुल के ऊपर भी किया, पुल के नीचे भी किया। ऊपर वाले में जो देखा ज्वाइंट जब ज़्यादा बढ़ गया है, मैंने पूछा इसमें क्या भारी वाहनों का प्रवेश क्यों वर्जित है। बोले सर जब ज़्यादा वाइब्रेशन होगा बड़ी गाड़ियों का तो हो सकता है ये बढ़े, गैप बढ़े और एक सीमा के बाद फिर ये इररिपेयरेबल हो जाएगा। तो तत्काल मैंने आदेश निकाल दिया। मैं तो कारण निरीक्षण के दौरान बाहर था और मुझे सूचना मिली, मैं डीएम साहब से बात किया, उन्होंने विशेषज्ञ टीम को बुला लिया है और उसको जल्द से जल्द ठीक करा लिया जाएगा। खबर सासाराम से, जहां डेहरी में पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने बयान दिया। उन्होंने राज्य में पुल और पुलियों के टूटने, दरार आने और क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं को गंभीर बताया। बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि जहां जहां शिकायतें मिल रही हैं वहां तकनीकी जांच करवाई जा रही है। मंत्री ने साफ कहा कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई जरूर होगी। पहले भी कार्रवाई होती रही है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि तकनीकी दृष्टिकोण से यदि कोई गलती किया होगा तो उसकी सजा उसको तुरंत होगी। और बड़ी खबर इस वक्त आरा से, जहां गिरफ्तार करने गई पुलिस पर ग्रामीणों की तरफ से हमला कर दिया गया। पुलिस पर अचानक से ईंट पत्थरों से हमला किया गया है। हमले में 2 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल बताए जाते हैं। 2 गाड़ियों के शीशे भी इस हमले के दौरान टूट गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिसकर्मियों ने हालांकि किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस इस वक्त जांच में जुटी है। बताते चले आपको कि भागने के क्रम में पुलिस की गाड़ी ने एक बच्ची को भी रौंद दिया। पुलिस यहां मुफस्सिल थाना के धुंधुआ गांव की एक घटना सामने आ रही है।
और बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत और कई लोगों की आंखों की रोशनी जाने की घटना के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे। सुगौली थाना क्षेत्र के सिकरहना नदी के किनारे खुलेआम देसी शराब बनाई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये धंधा कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। दिन दहाड़े चल रही इस अवैध कारोबार ने प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां पारा मेडिकल परीक्षा के दौरान नकल कराने का मामला सामने आ गया। जनता चौक से सेंट पीटर्स स्कूल के पास एक शख्स को स्थानीय लोगों ने वॉकी टॉकी से नकल कराते हुए पकड़ा है और पुलिस के हवाले किया गया। आरोपी बाहर बैठकर महिला कैंडिडेट को उत्तर बता रहा था। महिला परीक्षार्थी को भी फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। महिला का पति भी संदेह के घेरे में है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रभारी डीएम ने इसे कदाचार का मामला बताया। स्थानीय लोगों ने जैमर और स्कूल प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। आंसर दिखाओ, कहाँ आंसर है? आंसर पेज खोलो। ये लड़का बैठ के ये वॉकी टॉकी से क्वेश्चन आउट कर रहा था। इसके फोन में आंसर आ रहा था और ये आंसर बता रहा था। ये सेंट पीटर स्कूल में इसका कैंडिडेट था बैठा हुआ। किस चीज़ का एग्जाम चल रहा है? ये पारा मेडिकल का एग्जाम चल रहा है। कदाचार की कोशिश की गई है और उसको हम लोग जांच कर रहे हैं। हमारे पुलिस में सब चीज़ हर एक पहलू पे जांच कर रहे हैं। बाहर के जो ग्रामीण हैं उनका कार्य बहुत सराहनीय रहा है कि उनके सहयोग से ये पकड़ा गया है। क्या लगता है सर, बाकी टॉप के अंदर कैसे गया सर? बाकी टॉप के अंदर नहीं है सर। उसका वाइफ का एग्जाम। किसका वाइफ का? संतन कुमारी। अच्छा, तो क्या साथ में बोला क्या चलो मतलब एग्जाम है चलो साथ में। तो क्या करने के लिए कह रहा था वो मतलब बाद में अचानक पता चला तो वो बोला कि मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। वो हमको बता दिया कि ऐसे मतलब वही बोल रहा था। तो वो बोला कि हम आते हैं ऊपर से रूम से ऊपर से पानी लेके, तब तक भैया आए पकड़ लिए। तुम बता क्या रहा था उसको? वही मतलब बोला कि ये क्वेश्चन आएगा आंसर, वही बोल रहा। किस चीज़ से बता रहा था? मतलब फोन में आया था। फोन में आया था? कहाँ है फोन तुम्हारा? अभी पारा मेडिकल का एग्जाम चल रहा है और पूर्णिया का ये सेंट पीटर्स स्कूल है और यहाँ भी पारा मेडिकल का एग्जाम चल रहा है। लेकिन पारा मेडिकल के एग्जाम में यहाँ पर नकल चल रहा था। बगल के एक मकान से कोई दूसरा व्यक्ति वॉकी टॉकी के सहारे एक महिला कैंडिडेट को सारा आंसर बता रहा था, जिसके बाद यहाँ के मोहल्ला के लोगों ने उसे पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले किए हैं। और फिलहाल यहाँ पर प्रभारी डीएम जो हैं, जो डीडीसी हैं अंजनी कुमार, वो भी पहुँचे हुए हैं। एसडीएम और एसडीपीओ पहुँचे हुए हैं। फिलहाल जांच की जा रही है। लोगों ने उस व्यक्ति को जो नकल करवा रहा था उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है और प्रभारी डीएम ने कहा कि इसकी अभी जांच चल रही है और जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। हाल में ही नीट का पेपर लीक होने के बाद पूरे देश में काफ़ी बवाल मचा था। इसके बावजूद वो सुधारने के बजाय लगातार इस तरह के हथकंडे अपना रही है और इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। पटना कभी पाटली वृक्षों और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन तेजी से हुए शहरी विकास ने इसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। आज शहर ऊपर से देखने पर कंक्रीट के जंगल के जैसा नजर आता है। ऊंची इमारतें, बढ़ती आबादी, वाहनों का धुआं और एसी से निकलने वाली गर्म हवा ने वातावरण को प्रदूषित कर दिया। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि शहर धीरे धीरे गैस चैम्बर में तब्दील होता दिखाई देता है। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पूरे बिहार में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। राजधानी पटना भी कैसे अछूता रह सकता है, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे बिहार में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे तापमान 44 डिग्री क्रॉस कर चुका है। लेकिन राजधानी पटना की स्थिति यह है कि पटना में 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। और इसकी बड़ी वजह क्या है, जिस तस्वीर को हम दिखाकर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं उससे समझिए। इस वक्त आप राजधानी पटना की तस्वीर देख रहे हैं, जो कंक्रीट का जंगल सा लग रहा है। कभी इस शहर का नाम पाटलिपुत्र था और यहाँ पे पाटली वृक्ष की भरमार हुआ करती थी। पटना में जबरदस्त हरियाली हुआ करती थी, लेकिन बदलते समय के साथ विकास ने वो कीमत मांगा है जिसको हम और आप उसकी कीमत चुका रहे हैं। और इस वक्त राजधानी पटना की तस्वीर देखें, जाहिर तौर पे पटना धीरे धीरे मेट्रो शहर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे विकास के कार्य भी काफी हुए हैं, बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बनी है जो विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसकी कीमत क्या चुकाई जा रही है, पहले आप इस कंक्रीट के जंगल को देखकर समझिए।
बहुत ही कम ऐसे इलाके हैं पटना में जहां पे थोड़ी हरियाली दिखती है, और इस थोड़ी सी हरियाली को हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक हमारे नीचे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी हरियाली इस पटना शहर में भी दिखती है, लेकिन अगर आप उसके बाद जब पटना के पूरे पटना पर नजर डालेंगे तो आपको ऐसे ही कंक्रीट का जंगल सा नजर आएगा। जाहिर तौर पे स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, और यही वजह है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की चिंता जताई और कहा कि बढ़ते तापमान के मद्देनजर बिहार सरकार ने बिहार हरित जलवायु कोष का गठन किया है। जाहिर तौर पे उन्होंने ये जानकारी दी कि बिहार में पर्यावरण को बचाने के लिए, हरियाली को लाने के लिए इस कोष का होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और जाहिर तौर पे इस कोष के तहत लोगों से उन्होंने भी आग्रह किया है स्वैच्छिक अंशदान करने के लिए। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व से प्राप्त जो अनुदान होते हैं, उसके अलावा विभिन्न कार्य विभागों के अनुबंधों पर भी रॉयल्टी देने की बात उन्होंने कही है। जाहिर तौर पे एक दूरगामी प्रभाव वाला नीति हो सकता है, लेकिन इसकी नौबत क्यों आई ये समझना बेहद मुश्किल नहीं है। बिहार सरकार लगातार हरित कोष बनाने की बात कर रही है, तो सबको मिलजुल कर सोचना होगा। नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की थी, और हरित आवरण भी बढ़कर 17% के आसपास पहुंच चुका है बिहार झारखंड बंटवारे के बाद। लेकिन जरूरत है इस हरित आवरण को और आगे बढ़ाने के लिए, और इसकी शुरुआत अगर राजधानी पटना से हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद के साथ पटना सिटी पहुंचे। बाईपास के मर्ची सामुदायिक भवन में सम्राट चौधरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में शामिल हुए। उनके साथ पटना साहिब विधायक रत्नेश कुशवाहा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कार्यकर्ताओं को प्रदेश और पटना महानगर की कई विकास योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही पार्टी संगठन के विस्तार और सरकार संगठन के बीच बेहतर समन्वय पर विस्तार से चर्चा की। बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पहली बार पटना महानगर के प्रशिक्षण वर्ग में बीजेपी के मुख्यमंत्री आए। एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों का सम्मान है, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री आए। बिहार को आगे बढ़ाना है और तेजी से आगे बढ़ाना है। क्या क्या उनकी योजना है और पटना के विकास की और क्या क्या योजना है, ये उन्होंने चर्चा की। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, जिसके बाद कई बड़ी घोषणाएं हुई। उन्होंने कहा कि हर 3 महीने पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक व्यवसायियों के साथ नियमित बैठक करेंगे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उद्योगपतियों को औद्योगिक नीति में बदलाव की जरूरत महसूस होती है तो वे उद्योग मंत्री से मिल सकते हैं। सरकार उनके अनुसार नीति में संशोधन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में उद्योगों का विकास ही राज्य की तस्वीर को बदल सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। लेकिन मैं बीसीसीआई के पास इसलिए आया हूं कि इंडस्ट्री खड़ा करने में विश्वास सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, आपकी जरूरत है। हमको इन्वेस्टमेंट की दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट पर्याप्त है और इन्वेस्टमेंट करने लोग आ भी रहे हैं, लेकिन बिहार के इंडस्ट्री से जुड़े लोग, इसका विश्वास होना सबसे प्रथम है। ये यदि बढ़ चला तो दुनिया